नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल दीपक कुमार ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल को बनाने का उद्देश्य आप सभी लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता, निवेश के तरीके और सिक्योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से संबंधित तमाम उन पहलुओं पर चर्चा करने से है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या फ्यूचर में किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो जिसका नाम है दीपक कुमार ऑफिशियल, यूट्यूब चैनल है दीपक कुमार ऑफिशियल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, ताकि भविष्य में मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर पहलुओं पर चर्चा करूं और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मेरी जो बनेगी भविष्य में वो आप तक पहुंचे और जहां तक संभव हो सके इन्वेस्टमेंट और सिक्योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला चरण है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है दोस्तों, आप पूरे वीडियो पर बने रहें और ये मेरा वीडियो देखें। अच्छा, तो अमाउंट छोटी हो या बड़ी, इससे इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें इन्वेस्टमेंट कब, कहाँ और कैसे करना है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह किया जाए कि हमारी जो कैपिटल है, हमारी जो पूंजी है, वो बची रहे और उस पर हम भविष्य में एक रिटर्न अच्छा खासा प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट के कितने प्रकार हैं वो पहले जान लेते हैं। सबसे पहला आता है सेविंग अकाउंट, यानी कि बचत खाता। देखिए, किसी भी बैंक में दो प्रकार के खाते होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। तो जो करंट अकाउंट होता है उस पे हम कितनी भी लेन देन कर सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, ब्याज हम लोग को नहीं मिलता। अगर हमारे करंट अकाउंट में कितनी भी अमाउंट क्यों नहीं डिपॉजिट हो, उस पर हमें अमाउंट नहीं मिलता। इसके अपोजिट सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो सालाना 3 से 5% के बीच में होता है। सेविंग अकाउंट जो बैंकों में खाता खोलने का सबसे सामान्य तरीका है। यहाँ पर जो अमाउंट निकाली जा सकती है, लेकिन ब्याज की दर अधिक नहीं होती है, और जो प्रॉफिट है इसमें धनराशि की सुरक्षा होती है और बैंक द्वारा ब्याज प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि सेविंग अकाउंट खाता खोलने का सबसे नॉर्मल तरीका है। यहाँ जो अमाउंट निकाली जा सकती है, लेकिन ब्याज की दर अधिक नहीं होती है। इसमें नॉर्मली 3 से 5% तक हम लोग का ब्याज मिलता है, जो अमाउंट हमारे अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट में होता है। दूसरा होता है एफडी, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें निश्चित समय अवधि के लिए निवेश किया जाता है और बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर राशि जमा की जाती है। ये जो दोस्तों एफडी होती है, ये बड़े बुजुर्गों से आप लोगों ने सुना ही होगी, बहुत पुराने लोग और अभी भी लोग एफडी पे ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि इसमें अमाउंट एक सेफ होता है। जो डिपॉजिट अमाउंट होता है वो एक सेफ होता है। इसमें एक निश्चित टाइम अंतराल के लिए, यानी 3 साल की एफडी हो, 5 साल की एफडी हो, 7 साल 10 साल की एफडी हो, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और बैंक द्वारा निर्धारित अमाउंट पर उसमें ब्याज कंपाउंडिंग जमा किया जाता है। बट दोस्तों, जो एफडी होती है ना, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली बहुत कम होता है। ठीक है, अगला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी पीपीएफ। पीपीएफ एक लंबे समय के लिए निवेश है जिसमें निश्चित अवधि के लिए पैसे जमा किए जाते हैं। प्रॉफिट पीपीएफ में निवेश करने पर ब्याज कम नहीं होता है और इसमें करों में छूट भी होती है। पीपीएफ जो होता है एक रिटायरमेंटी पॉलिसी है। पहले लोग पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड अपना कटवाते थे, जिसमें जब तक नौकरी रहती है आदमी सर्विस पीरियड के दौरान अपना पीपीएफ कटवाता है
और एक निश्चित टाइम अंतराल के अकॉर्डिंग उनके पैसे जमा किए जाते हैं और उस पे जो एनुअली रिटर्न मिलता है वो रिटायरमेंट के टाइम पे उन लोगों को मिलता है। चौथा है एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। तो एनपीएस एक पेंशन योजना है जो सेवानिवृत्ति के समय के लिए निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि 2004 के बाद जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर के एम्प्लॉई, बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉई, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई जो रिक्रूटमेंट हुए हैं, उनको एनपीएस 1 जनवरी 2004 के बाद कंपलसरी लागू है। पुरानी पेंशन तो हट गई, एनपीएस लागू है। अब इसमें अभी करंटली एम्प्लॉय का 10% बेसिक अमाउंट का 10% और एम्प्लॉयर का 14% डिडक्ट होके उनके हर महीने एनपीएस खाते में डिपॉजिट होता है। ये एनपीएस जो है उनके रिटायरमेंट पीरियड तक जमा होगा। 60 साल जब रिटायरमेंट की हो जाएगी तो उनके उस समय बने कॉर्पस में से 60% उसी टाइम रिटायरमेंट फंड के रूप में एम्प्लॉय को मिल जाएगा और 40% जो है अमाउंट बची होगी उस पे एन्युटी ली जाती है, यानी उसके हिसाब से मार्केट के हिसाब से उनको पेंशन दी जाती है। ठीक है। अगला है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश किया जाता है। द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉरी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में और अन्य वित्तीय संस्थाओं में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि शेयर बाजार में ही कमोडिटीज हो गई, करेंसी मार्केट हो गई, और म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्राइब मतलब आपके सामने लाएंगे। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, कितनी कितनी एमसीज होती हैं इनकी। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आपका यही हुआ कि शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें जो प्रॉफिट होता है मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट और लॉस मिलता है। अगला है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जैसे आपके नाम से ही पता है कि इसमें जमीन, घर या व्यापारिक संपत्ति में पैसा लगाया जाता है। इसमें धन का उचित वृद्धि हो सकती है और किराया भी मिल सकता है। रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में जैसे किसी कहीं जमीन, प्लॉट, मकान या बना बनाया मकान अगर हमने कहीं खरीदा है या कहीं ज़मीन खरीदी है, उसको 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद अगर हम बेचते हैं तो उस पर कुछ हमें मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। और अगर हम कहीं मकान, अगर हमारी खाली प्लॉट पड़ी है वहाँ पर मकान या कोई कुछ बनाकर शॉप लगा दिए, दुकान को किराए पे लगा दिए या किराए पे चढ़ा दिए, उससे भी हमें रेंट इनकम मिलती है। यानी वो भी एक प्रकार की हमारी इन्वेस्टमेंट हुई, जो हमने कहीं ज़मीन लिया या कहीं मकान कंस्ट्रक्शन करके उसको किराए पे दिया। ठीक है। अगला है बीमा निवेश, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट। ये आपकी जानकारी को सुनिश्चित करने के लिए निवेश करता है, ये आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निवेश करता है। प्रॉफिट क्या है इसमें? इसमें अनियमितता के साथ बचत और सुरक्षा की विविध सुविधाएं होती है। मतलब बीमा निवेश एक प्रकार का इंश्योरेंस हो गया। जैसे लोग एलआईसी करवाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस करवाते हैं उसका प्रीमियम देते हैं हर साल। तो इसमें क्या होती है कि एक लाइफ की कवरेज हो जाती है। कल को खुदा ना खास अगर किसी आदमी को कुछ हो जाता है या किसी को कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बच्चों को, उसके घर परिवार को देखने वाला कौन होता है? वो इंश्योरेंस की रकम मिलती है। खुदा न खास किसी व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा है और उसको कुछ हो जाता है भविष्य में, तो उसके जाने के बाद उसके परिवार और बच्चों को बीमा की रकम मिलती है, जिससे उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती है। तो इसीलिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है सोना और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर। ये एक प्रसिद्ध रक्षा निवेश है।
आप लोगों ने अक्सर ये घर में सुना होगा अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से कि गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, सिल्वर सेफ है। ये सेफ है, बिल्कुल सेफ है। सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। बट इनमें जो है, अगर हम आज की दौर में बात करें तो गोल्ड सिल्वर में रिटर्न 10 से 12% है, इससे ज़्यादा रिटर्न एनुअली नहीं मिलता है। हालांकि अभी 23 और 24 के बीच में गोल्ड सिल्वर में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर अगर हम बाय करके मतलब फिजिकली खरीद कर अपने पास रख लें तो भविष्य में उसके दाम निश्चित ही बढ़ेंगे। और अगर हम डिजिटली बाय करें तो शेयर मार्केट में गोल्ड सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है। ईटीएफ सेफ माना जाता है, जिसको एक्सेस ट्रेडेड फंड कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब अगला आता है आपका स्टार्टअप निवेश। ठीक है, स्टार्टअप निवेश वह प्रक्रिया है जिसमें निवेशक नवीनतम व्यवसायों या स्टार्टअप्स में पूंजी निवेश करते हैं। इसका मकसद होता है व्यवसाय को उनकी आरंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने व्यापार को विकसित कर सकें। देखिए दोस्तों, स्टार्टअप एक प्रकार का निवेश है। जब कोई आदमी कोई नया बिजनेस चालू करता है या कोई धंधा चालू करता है तो ये तो सबको पता है कि धंधा चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। वो फिर अगर मान लीजिए किसी हमारे दोस्त ने या किसी भाई ने हमारे कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टअप शुरू किया है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसमें अगर हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। और उसके बदले में हमारे इन्वेस्ट की गई रकम पे जो हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें अगर बिजनेस प्रॉफिट में रहता है तो हमें भी प्रॉफिट मिलता है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग होती है। दूसरा है रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट फंड एक निवेश उपाय है जो व्यक्ति के विवाहित और उच्च उम्र के दिनों के लिए धन संचय करने में मदद करता है। ये निवेश अक्सर लंबे समय के लिए किया जाता है ताकि रिटायरमेंट के बाद धन का संग्रह हो सके और जीवन के बाद आरामदायक जीवन बिताया जा सके। मतलब कि रिटायरमेंट फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो लोग अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, फ्यूचर में बच्चों के मैरिज के लिए जो आज से इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट 20 साल, 15 साल, 25 साल के होरिजन के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में इसमें कंपाउंडिंग के तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता है ताकि इन केस जो भी हमारा गोल्स है भविष्य को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसको हम अपना पूरा कर सकें। तो ये निवेश के प्रकार और इन्हें वित्तीय स्थिति में सुरक्षित रूप से बचाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये हमारा जो है इन्वेस्टमेंट के कितने प्रकार के हैं ये हमने जाना। अब इन सभी इन्वेस्टमेंट में हमें क्या क्या रिटर्न मिलते हैं एक बार देख लेते हैं। पहला है सेविंग खाता। यहाँ औसतन लाभ दर आमतौर पर 3 से 4% के बीच में होती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट मैंने आपको पहले ही बताया था, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में जो भी हमारा पैसा अकाउंट में जमा होता है उसमें एनुअली 3 से 4% के बीच में रिटर्न मिलता है। दूसरा है एफडी। इसमें हमको औसतन 5 से 7% की दर से एनुअली रिटर्न मिलता है एफडी में, जो नियमित ब्याज दर के साथ होती है। यानी कि एफडी में हमारा एनुअली 5 से 7% इंटरेस्ट मिलता है। और एफडी अगर हम लंबे समय के लिए कराते हैं तो इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के तौर पे हमारा ब्याज मूलधन में जुड़ता है। तीसरा है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें 7 से 8% के बीच में एनुअली ब्याज मिलता है। चौथा है एनपीएस। इसमें हमें 8 से 10% की दर पर ब्याज मिलता है। अभी फिलहाल 8% मैक्सिमम चल रहा है मेरे ख्याल से एनपीएस का रेट ऑफ रिटर्न। बट अगर देखा जाए तो 8 से 10% के बीच में ही होता है इनमें। वित्तीय निवेश। विभिन्न वित्तीय निवेशों में लाभ की दरें अलग अलग होती हैं और इसे व्यक्तिगत और विशेष परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। हाँ, तो इसमें यही है कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, करेंसी मार्केट में जाते हैं, तो इसमें अलग अलग बाज़ार के उतार चढ़ाव के अनुसार
जहाँ आदमी इन्वेस्ट करता है उनको रिटर्न मिलता है, कहीं प्रॉफिट भी होता है, कहीं लॉस भी होता है। छठा है रियल एस्टेट। वास्तविक अवस्था के अनुसार रियल एस्टेट निवेश की लाभ की दरें भिन्न हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर 8 से 12% के बीच में होती है। मतलब कि रियल एस्टेट अलग 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 जगहों पे डिपेंड करता है। अगर हमने मान लो कहीं गांव देहात इलाके में कोई ज़मीन ली और दिल्ली मुंबई कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर कोई प्लॉट लिया, तो दोनों में अंतर होगा, कीमतों में अंतर होगा। और 10 साल 15 साल 20 साल बाद अगर हम उसको बेचते हैं तो भी उसमें हमें प्रॉफिट अलग अलग होगा। तो ये अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस होता है। अगर हमने कहीं जगह ली, उस एरिया के हिसाब से क्या वहाँ रेट चल रहा है, उस एरिया का क्या पोजीशन है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम फ्यूचर में उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद हमें जो प्रॉफिट होता है वो अलग अलग होता है। अगला है बीमा निवेश। बीमा निवेश की लाभ की दरें विभिन्न निश्चित योजनाओं और कंपनियों के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। वही इंश्योरेंस हो गए, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, एलआईसी हो गई। एलआईसी में अलग अलग पॉलिसीज़ चलती हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमें उसमें क्या मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, क्या हम प्रीमियम दे रहे हैं। ये मतलब बीमा एजेंट के एलआईसी के जो एजेंट होते हैं वो भली भांति वो समझाते हैं। उनमें भी अलग अलग प्रॉफिट है। आफ्टर डेथ के बाद, आदमी के जाने के बाद क्या में रकम मिलेगी, मैच्योरिटी पर पॉलिसी मैच्योर होने पे क्या अमाउंट मिलेगी, वो अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग हिसाब किताब है, फंडामेंटल में। आठवां है सोना और चांदी। इनमें लाभ की दरें बाजार की परिस्थितियों और अन्य कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन औसतन 5 से 10 के बीच में हो सकती है। देखिए दोस्तों, सोना और चांदी जो है इसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। इनमें इन्फ्लेशन, यूएस डाटा के ऊपर गोल्ड और सिल्वर के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। मान लीजिए अमेरिका में कोई इन्फ्लेशन की जो रेट होती हैं, फेडरल रिजर्व बैंक है उनकी जो रेट कट होते हैं अमेरिका में इंटरेस्ट के, उसके अकॉर्डिंग इसमें एफओएमसी की बैठक होती है, उसके अकॉर्डिंग इनमें गोल्ड और सिल्वर में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। बट ये फ्यूचर के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है गोल्ड और सिल्वर। इनमें जो है रिटर्न 10 से 12% मिलता है, लेकिन वो जो है सेफ है। क्योंकि ये तो सबको पता है, सोना और चांदी का रेट हमेशा ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है। नीचे आना है लेकिन कम आना है, नीचे आके फिर ऊपर ही जाना है। ठीक है। नौवां है स्टार्टअप निवेश। इसमें लाभ की दरें अत्यधिक भिन्नता दिखा सकती है, लेकिन सामान्यतः यह अधिकतम लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। वही स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी ने नया काम स्टार्ट किया है, अगर हम उसके बिजनेस में धंधे में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग प्रॉफिट होता है। किसी ने किसी कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ करती है तो उसमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अगला है रिटायरमेंट फंड। यह भी लाभ की दरें विभिन्न फंडों और नियमों के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 8 से 10% के बीच में हो सकती है। वही रिटायरमेंट फंड हो गया, जैसे एनपीएस भी एक रिटायरमेंट फंड है, पीपीएफ भी एक रिटायरमेंट फंड है, जिसमें 8 से 10% हमें एनुअली इंटरेस्ट मिलता है और रिटायरमेंट तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमें 8 से 10% के बीच में मिलता है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग वो शब्द है, वो ताकत है जो आज नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 साल बाद इसका असर बहुत तगड़ा दिखाई देता है। कंपाउंडिंग मतलब अगर आज हम लमसम या एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और अगर 15% के हिसाब से भी अगर हमारा 20 साल के लिए ओरिजन होता है, तो कंपाउंडिंग के थ्रू हमें बहुत ही अच्छा खासा और तगड़ा रिटर्न मिलता है। इसके बारे में भी हम आगे बहुत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के लिए शुरुआत हमने इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसके बारे में समझा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को लेकर
आने वाली मेरी सभी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल दीपक कुमार ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में मैं जो भी वीडियो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी जानकारी को लेकर आता रहूं और आप मेरी वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.